हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, खा पी के मस्त। चलो फिर आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 9th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को खत्म किया था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो आई होप तुमने एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लिए होंगे चैप्टर नंबर 4 के, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मैंने तुमसे एक्स्ट्रा में ये भी बोला था कि अगर तुम्हें ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करना है, तो तुम आर डी शर्मा को प्रेफर कर सकते हो या फिर आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो। तो आई होप तुमने उसे प्रैक्टिस किया होगा। अगर कोई सा भी डाउट होता है तो तुम उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो कि भैया मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है, आप ये वाला सवाल सॉल्व करके बता दो, भैया आप इसका वीडियो बना दो, ये वाला सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट मतलब गिने चुने सवाल उसमें से लेंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, जो भी हमने थियरी पढ़ रखा है उस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि तुमने जो भी डाउट्स अपने भेजे होंगे टेलीग्राम चैनल पे, हम उनमें से 5-6 डाउट्स को उठाएंगे जिसमें कि मिक्स्ड कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे थियरी यूज हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, और उसको हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर वीडियो के साथ आएंगे जो कि उसी प्लेलिस्ट में तुम्हें रख दिया जाएगा। जैसे मान लो अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, जैसे ये वाला 5वां चैप्टर चल रहा है और इससे रिलेटेड तुमसे 5 से 6 डाउट आते हैं, तो उन 5 से 6 डाउट को हम एक वीडियो सॉल्यूशन बना के हम इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे जहां पर तुम उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का नया चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो भैया ये क्या है, इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो देखो, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में मतलब बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ है एज सच। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत कम चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, अगर फोकस किया जाए तो वो है हमारा मेजर चीज जो है इस चैप्टर में पढ़ने लायक, वो है यूक्लिड्स के गिवन पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स और एक्सम्स। ठीक है, अब इनमें हम डिफरेंस भी समझेंगे कि भैया एक्सम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इन्हें समझेंगे हम एक एक करके। ठीक है, गिवन पोस्टुलेट्स हैं, सेट ऑफ पोस्टुलेट्स हैं, सेट ऑफ एक्सियम्स हैं जो भी यूक्लिड्स ने हमें दिए थे ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए, ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। तो देखो, ज्योमेट्री होता क्या है कि अगर तुम रैंडम सा कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, ठीक है, रैंडम सा अपने अपने रूम में से कोई सा भी चीज उठा लो, कोई सा भी चीज। जैसे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तुम्हारे रूम का, जिस रूम में अगर तुम मोबाइल से अपने पढ़ रहे हो, उस रूम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, उस रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो तुम्हारा रूम जो है या फिर क्यूबॉइडल शेप का होगा या फिर कैसा होगा, ऐसे सच मतलब ऐसे ही कुछ शेप वगैरह होंगे। ठीक है, क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा, ऐसे शेप का होगा रूम। तो इस रूम में क्या हुआ कि यहाँ पर ज्योमेट्री का रोल कहाँ पर आ रहा है, तो ज्योमेट्री का रोल यहाँ पर आ रहा है कि तुम रूम को डिजाइन कैसे करते हो। ठीक है, रूम का डिजाइन कैसे किए हम, मतलब उसको स्टडी कैसे किए। रूम का तुम सरफेस देखोगे, तुम रूम के कॉर्नर्स को ऑब्जर्व करोगे, तुम रूम के सरफेस एरिया को, कितने सरफेस हैं टोटल, कितने एजेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं, इन चीजों को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ आएगा ज्योमेट्री का रोल क्या है। ठीक है, अगर रूम को ये देखो, वॉल्यूम के एक्सपेक्ट में देखते हो, अगर वॉल्यूम देखते हो रूम का, तो ये सब चीजें जो हैं वो हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं या फिर हम ज्योमेट्री में इसे पढ़ते हैं। तो देखो, यूक्लिड्स क्या थे, यूक्लिड्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे एक बहुत बड़े। तो इन्होंने ज्योमेट्री में अपना कुछ रिसर्च किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने स्टडीज के अकॉर्डिंग इनने कुछ पोस्टुलेट्स को ले आउट किया, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, अपने कुछ ऑक्सियम्स दिए, अपने कुछ थ्योरम्स दिए, जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्टुलेट्स और ऑक्सियम्स में डिफरेंस क्या है। एक मिनट,
यार कभी कभी पेन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। तो पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। तो देखो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, postulates are the assumptions that are specific to geometry। ठीक है, अब देखो postulates क्या होता है, postulates are the assumptions that are specific to geometry। तो इसका मतलब ये हुआ कि postulates कुछ ऐसे रूल्स हैं, postulates कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ गए। अब एक्सियम्स क्या होता है ये भी बता दो भैया। ठीक है, एक्सियम्स लिखो क्या होता है। तो एक्सियम्स को अगर हम समझे तो ये होता है assumptions that are used throughout the mathematics। ठीक है, तो देखो पोस्टुलेट्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल होता है जिसका यूज सिर्फ हम ज्योमेट्री में कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ बना ही ज्योमेट्री के लिए है। समझ आ गया। अब एक्सियम्स क्या होता है, एक्सियम्स ऐसा रूल होता है जिसको हम पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया डिफरेंस। पोस्टुलेट सिर्फ बना हुआ है ज्योमेट्री के लिए, मतलब उसका सिर्फ स्पेसिफिक बनाया ही गया है ताकि उसका यूज हम ज्योमेट्री में कर सकें। और एक्सियम्स, अगर हम एक्सियम्स को पढ़ें तो एक्सियम्स ऐसा रूल है जिसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर द मैथमेटिक्स, कहीं भी मैथमेटिक्स में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस हमारा पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स में। अब हम समझते हैं कि कुछ ऑक्सियम जो कि हमें यूक्लिड्स ने दिए थे, इसे हम लिखते हैं ऑक्सियम्स गिवन बाय यूक्लिड्स। तो इसमें पहला जो ऑक्सियम आता है हमारा वो होता है, ये स्टेटमेंट टाइप का है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। समझ आ गया। चलो व्हाइट कलर से लिखते हैं। पहला, थिंग्स which are equal एक मिनट भाई।
हाँ, तो हम पहला पोस्टुलेट ऐसे कुछ लिख रहे थे कि थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। तो यहाँ हमें समझ के आ रहा है, सबसे पहला जो है वो है हमारा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे देखो, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेकर समझे तो मान लो कि तुमने 3 चॉकलेट लेके आया, 3 चॉकलेट लेके आया, एक चॉकलेट उसमें से तुमने छुपा दिया, ठीक है, एक चॉकलेट तुमने दे दिया अपने छोटे भाई या फिर अपने बड़े भाई को, दूसरा चॉकलेट तुमने अपने पास रखा, ठीक है, और तीसरा चॉकलेट तुमने रख दिया टेबल पर। अब तुमने अपना चॉकलेट सबसे पहले मैच किया अपने टेबल वाले चॉकलेट से, तो तुम्हें लगा कि भैया जो टेबल पे चॉकलेट रखा हुआ है और जो मेरे हाथ में चॉकलेट है वो दोनों तो सेम है। फिर तुम्हारे भैया ने मिलाया अलग से, तुम अलग मिला रहे हो, तुम्हारा भैया अलग मिला रहा है, या फिर तुम्हारी छोटी बहन अलग मिला रही है, तो तुम्हारी छोटी बहन या तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है, वो मिला रहा है उस टेबल पे रखे हुए चॉकलेट से अपने चॉकलेट को। तो वो भी बोल रहा है कि जो मेरे हाथ में चॉकलेट है और जो टेबल पे चॉकलेट रखा हुआ है वो दोनों चॉकलेट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा चॉकलेट भी उससे मैच कर रहा है और तुम्हारे भाई का या फिर तुम्हारी छोटी बहन का चॉकलेट भी उससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा चॉकलेट, जो तुम्हारे पास चॉकलेट है, और तुम्हारे जो छोटे भाई या फिर बड़े भाई के पास या फिर छोटी बहन बड़ी बहन के पास जो चॉकलेट है वो दोनों भी सेम होगा। समझ आया? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें तो देखो, मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स जो है अगर हम इसे कंपेयर कराते हैं दूसरे बॉक्स से तो पता लगता है कि ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों सेम है, ठीक है। अब हम कुछ अलग सा बॉक्स लाते हैं यहाँ से, ये मान लो कोई बॉक्स है जो दूसरे दुनिया से आया है, ठीक है, ये मान लो आया तुम्हारा मार्स से, ठीक है भैया, आप तो मार्स पहुंच गए यार, एलोन मस्क से पहले भी मार्स पहुंच गए, और क्या यार। चलो, ये हमारा बॉक्स था, ये आया था हमारा अर्थ से, ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब हमने अर्थ वाले बॉक्स को इस बॉक्स से कंपेयर किया तो अर्थ वाला बॉक्स जो था इस बॉक्स के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा था, ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने मार्स वाला बॉक्स लेके आया इसके पास, अब हमने मार्स वाले बॉक्स को इससे कंपेयर किया, ये मार्स वाला बॉक्स है हमारा, हमने उसे इस बॉक्स से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि भैया मार्स वाला बॉक्स भी तो इस बॉक्स के एकदम इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये बताओ कि जब ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के इक्वल है तो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के भी इक्वल होगा? समझ आ रहा है? अगर ये बॉक्स इस बॉक्स के इक्वल है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, अगर ये मान लो, अगर इसे हम पहला बॉक्स का, अगर इसे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ ईज हम इसे नाम दे देते हैं, ये हमारा है फर्स्ट बॉक्स, ये हमारा सेकंड बॉक्स और ये हमारा थर्ड बॉक्स, ठीक है। हमने सबसे पहले कंपेयर कराया किसे? फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स को। तो जब हमने फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स से कंपेयर कराया तो हमें पता चला कि फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स एग्जैक्टली इक्वल है। फिर हमने क्या किया कि थर्ड बॉक्स को सेकंड बॉक्स से कंपेयर कराया, तो हमने जब इसे भी कंपेयर कराया तो फिर ये भी पता चला कि ये बॉक्स भी एकदम एग्जैक्टली इक्वल है सेकंड बॉक्स के। तो ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि फर्स्ट बॉक्स भी थर्ड बॉक्स के एग्जैक्टली इक्वल होगा? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? तो यही है हमारा फर्स्ट ऑक्सियम जो कि हमें यूक्लिड्स ने दिया था, ये हमने समझ लिया, ठीक है भैया, ये तो समझ गए हम। अब चलो सेकंड वाले पे चलते हैं। तो सेकंड वाला बोलता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स
are added to equals the wholes are equal। चलो अब इस ऑक्सियम को हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। चलो ठीक है, तब देखो हम अगर हम बोले कि 1 इज इक्वल्स टू 1 तो ये सही है? हाँ भैया सही है, इसमें क्या गलत हो सकता है? 1 तो 1 के ही इक्वल होगा ना। चलो ठीक है भाई, अब मान लो दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 2 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा भैया। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा भैया। तो 3 और 3 भी इक्वल आ रहा है क्या? हाँ भैया 3 और 3 भी इक्वल, ऑब्वियसली भैया, क्या बात कर रहे हो यार, 3 और 3 तो इक्वल ही होगा ना भैया। तो यही तो बोलना चाहता है ये सेकंड ऑक्सियम। सेकंड ऑक्सियम क्या बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, हमारा यहाँ पर पहला इक्वल्स जो था वो था 1 और 1, और हमने 2 और 2 को दोनों साइड ऐड किया, तो इसका मतलब हमने क्या किया कि 2 को इक्वल्स, 2 और 2 इक्वल है ना, तो हमने 2 को दोनों साइड पे ऐड किया, और पहले से 1 था और 1 और 1 भी इक्वल था, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 3 और 3। LHS में भी 3 आया और RHS में भी 3 आया। तो यही हमारा सेकेंड ऑक्सियम बोलना चाहता है। मूव ऑन करते हैं थर्ड ऑक्सियम की तरफ। तो हमारा थर्ड ऑक्सियम कुछ ऐसा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर subtracted from equals the remainder are equal। ठीक है, इसे भी एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। चलो ये 3 और 3 इक्वल है, ठीक है भैया, यहाँ तक तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। 3 और 3 इक्वल है, क्या बड़ा बात बता दिया भैया, 3 और 3, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 और 3 इक्वल है। अब इसके बाद मान लो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 2 दोनों ही साइड से। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है भैया। 3 में से 2 RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है, और ये भी हमारा रिमाइंडर है। कैसा रिमाइंडर है? जब 3 को हम 3 में से अगर हम 2 को घटा रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? LHS में भी 1 और RHS में भी 1। तो यही तो बोलना चाहता है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 इक्वल नंबर है और अगर तुम इक्वल नंबर में से इक्वल नंबर घटा रहे हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। तो ठीक है भैया, हमारे पास 2 इक्वल नंबर था 3 और 3, हमने 2 इक्वल नंबर में से 2 इक्वल नंबर को घटाया जो कि है हमारा 2। हमने LHS में से भी 2 घटाया, RHS में से भी 2 घटाया, तो हमारा रिजल्ट जो आया वो भी इक्वल आया। तो यही तो है हमारा थर्ड ऑक्सियम। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड ऑक्सियम। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने फोर्थ ऑक्सियम की तरफ। तो फोर्थ ऑक्सियम ये बोल रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसे हम डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाहता है भैया, इसे भी समझा दो। तो ये बोल रहा है कि थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो हम अगर डिस्कस करें, मान लो तुम जिस बुक से पढ़ते हो, ठीक है, अपना मैथमेटिक्स बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। वाह भैया, सारे चीज आप मैथमेटिक्स से ही उठा रहे हो। हाँ यार मैथमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है,
तो अपने मैथमेटिक्स बुक का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स बुक को अपने उठाते हैं, तो अगर हम उसमें पेज को पलटते हैं तो एक पेज दूसरे पेज पे कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होता है ना। ओवरलैप का मतलब ये हो गया कि ठीक है, अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड लो और अगर तुम अपना राइट हैंड लो, तो अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखते हो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होता है ना। कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा होता है भैया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यही चीज तो ये बोल रहा है कि अगर थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो उन दोनों का जो शेप होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। मैथमेटिक्स बुक का अगर हमने एग्जांपल लिया उसके थ्रू अगर हम समझे, तो अगर हम उसमें से दो पेज को कंसिडर करते हैं तो एक पेज को अगर हम दूसरे पेज पर रखते हैं तो वो कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम उसे स्टडी करें तो उसके शेप, साइज, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ हर चीज सिमिलर होगा। तो यही ये वाला जो हमारा एक्सियम है यही बोलना चाहता है कि अगर दो चीज एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के साथ, अगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम पांचवें पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, पोस्टुलेट, यार बार बार पोस्टुलेट निकल रहा है मुंह से। चलो, तो हमारा पांचवें एक्सियम की तरफ हम मूव करते हैं। तो पांचवा एक्सियम हमारा कुछ ऐसा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। लिखा हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये क्या बोलना चाहता है भैया? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, इसका एकदम परफेक्ट से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम खुद को कंसिडर करो, राइट? अगर तुम खुद को कंसिडर करो और अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारे हाथ का जो उंगली है वो तुम्हारे बॉडी का एक क्या है, तो तुम बोलोगे भैया ये तो बॉडी का हमारे एक पार्ट है, एक पार्ट है हमारे बॉडी का ये। तो यही तो ये भी पॉसिबल, ये भी मतलब ऑक्सियम बोलना चाह रहा है। ये ऑक्सियम ये बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो तुम्हारा बॉडी जो है वो तुम्हारे फिंगर से बड़ा है या नहीं है? तुम्हारे बॉडी में क्या आता है? तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा फिंगर भी आता है, फेस भी आता है ना, शोल्डर भी आता है, हैंड आते हैं, लेग आते हैं, हर चीज जो भी तुम्हारे बॉडी में है सब कुछ आता है। फिंगर को कंसिडर करेंगे तो फिंगर भी आएगा। तो फिंगर क्या है? तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है। तो तुम्हारा बॉडी जो है ऑब्वियसली तुम्हारे बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से तो बड़ा ही होगा ना। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो मान लो, अगर एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे बुक का, ठीक है, फिर से तुम्हारे बुक का एग्जांपल लेते हैं। तो तुम्हारे अगर बुक का एग्जांपल लेते हैं उसमें से अगर हम एक पेज निकालते हैं और पूरे बुक से कंसिडर करते हैं तो एक पेज तो ऑब्वियसली छोटा होगा ना पूरे बुक से। समझ में आ रहा है? तो यही है हमारा फिफ्थ ऑक्सियम। फिफ्थ ऑक्सियम ये बोलता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लो कोई सा भी बड़ा चीज है तुम्हारे पास, अगर उसका कोई सा भी एक पार्ट तुम लेते हो तो जो तुम्हारा पूरा चीज है वो उस पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने जो पार्ट कंसिडर किया है वो उस बॉडी से ही हमने उठाया है। तो जब हम किसी बॉडी से कुछ चीज निकालेंगे तो वो बॉडी ऑब्वियसली बड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू वो छोटा सा पार्ट। ये हो गया हमारा पांचवा ऑक्सियम। अगर हम अपने छठे ऑक्सियम पे मूव ऑन करें, हमारा छठा ऑक्सियम क्या है? तो छठा ऑक्सियम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है भैया, अब ये क्या बोलना चाहता है? तो देखो ये बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फिर एक चॉकलेट से लेते हैं। तुम्हारे पास तीन चॉकलेट है, एक तुमने अपने बड़े भाई या छोटे भाई को दे दिया, या फिर बड़ी बहन या छोटी बहन को दे दिया। एक चॉकलेट तुमने अपने पास रखा और जो तीसरा चॉकलेट था वो रखा तुमने अपने टेबल पे। अब यहाँ पर
देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास जो चॉकलेट है वो 10 रुपए का 5 स्टार है, तुम्हारे भाई या बहन के पास जो चॉकलेट है वो है तुम्हारे 10 रुपए का 5 स्टार, और जो टेबल पे चॉकलेट रखा हुआ है वो है तुम्हारा 5 रुपए का 5 स्टार। अब बताओ 5 रुपए का 5 स्टार जो है और 10 रुपए का 5 स्टार जो है उसमें डिफरेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली 10 रुपए का जो 5 स्टार है वो 5 रुपए के 5 स्टार के डबल होगा। ठीक है, 5 रुपए का 5 स्टार में जो क्वांटिटी होगा उसका डबल अगर हम कर देंगे तो वो 10 रुपए के 5 स्टार में होगा। तो अब देखो कि तुम्हारे पास है 10 रुपए का 5 स्टार, तुम्हारे भाई या बहन के पास है 10 रुपए का 5 स्टार, और टेबल पे रखा हुआ है 5 रुपए का 5 स्टार। अब हम कंपेयर करें, सबसे पहले तुम गए टेबल के पास, तुमने कंपेयर किया टेबल के चॉकलेट से अपने चॉकलेट को, तो तुमको पता चला कि जो तुम्हारे पास 5 स्टार है वो डबल है जो टेबल पे रखा हुआ है 5 स्टार उसके। ठीक है, फिर तुम बहुत खुश हुए, अपने रूम में चले गए, वाह वाह भैया मुझे बड़ा वाला चॉकलेट मिला है। ठीक है, अब तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन आती है, वो देखते हैं उस टेबल से अपने चॉकलेट को कंपेयर करते हैं, तो उन्होंने चॉकलेट को जब कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि उनका चॉकलेट भी डबल है, जो भी मतलब टेबल पे चॉकलेट रखा हुआ है, टेबल पे जो 5 स्टार रखा हुआ है उसका डबल टाइम्स है उनके पास जो चॉकलेट है जो भी 5 स्टार है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि तुम दोनों के पास क्या हुआ, 10 रुपए का 5 स्टार हुआ। इससे ये समझ आया ना? तो 10 रुपए का 5 स्टार हुआ, तुम्हारे पास भी 10 रुपए का है, तो तुम्हारे भैया के पास या फिर तुम्हारी बहन के पास भी 10 रुपए का 5 स्टार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दोनों के पास सेम सेम चीज है। समझ में आ रहा है? तो यही बोल रहा है तुम्हारा छठा पोस्टुलेट, मतलब छठा ऑक्सियम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर जो सेम थिंग है तुम्हारा, ये है तुम्हारा टेबल पे रखा हुआ 5 स्टार, और जो डबल वाला है वो है तुम्हारे पास जो 5 स्टार है और तुम्हारे भाई बहन के पास जो 5 स्टार है। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा छठा पोस्टुलेट। अगर हम सातवें पोस्टुलेट की तरफ मूव ऑन करें, चलो अगर हम देखें अपना सातवां पोस्टुलेट, तो सातवां पोस्टुलेट ये बोलता है, या सातवां ऑक्सियम, सॉरी सातवां ऑक्सियम ये बोलता है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ये भी सेम चीज है, जैसे छठा है ना वैसे ही सातवां भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है भैया? तो देखो छठा हमारा जो ऑक्सियम था वो ये बोल रहा था कि, अब देखो छठे ऑक्सियम में हमने एग्जांपल क्या लिया था, 10 रुपए वाला 5 स्टार तुम्हारे पास था, तुम्हारे भाई बहन के पास था, और 5 रुपए वाला 5 स्टार जो था वो था टेबल पे। अब सातवें ऑक्सियम में क्या करना है कि 10 रुपए वाला 5 स्टार जो है वो इस बार है टेबल पे, और तुम दोनों के पास, तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई बहन के पास है 5 रुपए वाला 5 स्टार। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर तुम जाओगे कंपेयर करने तो तुम्हें पता चलेगा कि जो टेबल पे 5 स्टार रखा हुआ है उसका आधा क्वांटिटी है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारा 5 स्टार है 5 रुपए वाला, और टेबल पे जो 5 स्टार है वो है 10 रुपए वाला। अब तुम्हारा भाई या बहन जब जाएगा उसे भी पता चलेगा कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसे भी पता चलेगा कि उसके पास जो 5 स्टार है वो हाफ द क्वांटिटी है जो कि टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल पे रखा है 10 रुपए वाला 5 स्टार, तुम्हारे भैया के पास भी है, फिर तुम्हारे बहन के पास भी है 5 रुपए वाला 5 स्टार। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास जो 5 स्टार है और तुम्हारे भाई बहन के पास जो 5 स्टार है वो दोनों सेम है, उस दोनों में सेम क्वांटिटी है, उस दोनों का रेट सेम है जो कि 5 रुपए वाला 5 स्टार है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सातवां ऑक्सियम। ये हो गए हमारे ऑक्सियम खत्म। ठीक है, इतने ही थे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम पोस्टुलेट्स को समझते हैं कि इन्होंने पोस्टुलेट्स क्या क्या दिए हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। चलो अब यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं अच्छे से पोस्टुलेट्स। चलो
अब हमारा जो पहला पोस्टुलेट जो यूक्लिड्स दे रहे हैं वो है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point. ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट। अब ये क्या बोल रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। ये मान लो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये मान लो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ये मान लो हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब इस पे हम क्या करते हैं, प्यारा सा लाइन बनाते हैं, ठीक है। चलो रेड कलर से बनाते हैं। चलो ये हो गया हमारा एक लाइन। अब देखो ये क्या बोल रहा है पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, टू एनी अदर पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, या फिर ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, या फिर ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो हमने जैसे इस पॉइंट पे बनाया वैसे ही हम इस पॉइंट पे भी लाइन बना सकते हैं, वैसे ही हम इस पॉइंट पे भी लाइन बना सकते हैं, पहले पॉइंट से कनेक्ट करके। ये पहला पॉइंट जो है हमारा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो यही बोल रहा है पहला पोस्टुलेट, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है तो तुम उस पॉइंट से एक कोई सा भी लाइन बना सकते हो किसी भी दूसरे पॉइंट पे। ये हो गया तुम्हारा बेसिक सा पहला पोस्टुलेट। दूसरे पोस्टुलेट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो दूसरा पोस्टुलेट हमारा कुछ ऐसा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। लिखा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक लाइन बनाते हो, एक मान लो ये तुम्हारे पास एक लाइन है। अब देखो ये लाइन जो है तुम्हारे पास, ये लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। इन्हें यूक्लिड्स ने लाइन सेगमेंट को बोला है टर्मिनेटेड लाइन। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। तो देखो ये तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसे तुम इस पॉइंट से तोड़कर तुम आगे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं, अगर तुम इसे यहां से तोड़ो तो इसे तुम पीछे भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। यूक्लिड्स ये बोलना चाहते हैं, इस पोस्टुलेट के थ्रू यूक्लिड्स ये बोलना चाहते हैं। समझ आ गया, दूसरा पोस्टुलेट भी समझ आ गया, ठीक है। चलो तीसरे की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा तीसरा पोस्टुलेट कुछ ऐसा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। लिखा है अ सर्कल कैन बी drawn
with any center and any radius. A circle can be drawn with any center and any radius. इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास अगर सर्कल है, एक मिनट, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं, यूक्लिड्स ऐसा बोल रहे हैं कि तुम किसी भी सेंटर से या फिर कितने भी रेडियस से तुम एक सर्कल बना सकते हो। जैसे ये हमने जो सर्कल बनाया उसका सेंटर ये था, ठीक है, और उसका रेडियस ये था। अगर मान लो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, तो इसके थ्रू भी हम सर्कल बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मान लो इसे हम कंसिडर नहीं करते, मान लो ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, तो इसके थ्रू भी हम सर्कल बना सकते हैं। देखो ये हो गया। तो यही बोल रहे हैं यूक्लिड्स अपने थर्ड पोस्टुलेट में कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तुम रैंडमली कोई सा भी सेंटर ले सकते हो, कितने भी सेंटीमीटर या फिर कितने भी मीटर का रेडियस ले सकते हो और तुम उस पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उस सेंटर और रेडियस के यूज से तुम कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट। अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं तो फोर्थ पोस्टुलेट हमारा ये है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये कलर विजिबल है क्या तुम्हें? आई थिंक ये कलर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, नहीं? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये क्या बोलना चाहता है? तो देखो, अब राइट एंगल कितने एंगल का होता है ये बताओ। तो भैया राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सही बोल रहे हो यार। राइट एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा होगा कि तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, तो अपने चौथे पोस्टुलेट में यूक्लिड्स ये बोल रहे हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ आ गया। तो अगर हम कहीं पे भी राइट एंगल बनाते हैं, कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी राइट एंगल बनाते हैं, तो वो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। और अगर राइट एंगल हर जगह 90 डिग्री का ही होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जहां पर भी हम राइट एंगल बनाते हैं वो सब 90 डिग्री का होगा और वो सब एक दूसरे के इक्वल होगा? हाँ भैया, क्यों नहीं, आराम से बोल सकते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री है हमारा, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री है हमारा, तो ये सारे जो 90 डिग्रीज हैं ये सारे तो इक्वल होंगे। हाँ भैया, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, और अगर सारे 90 डिग्री हैं तो सारे इक्वल ही ना हुए भैया। जैसे 1 इक्वल्स टू 1 होता है तो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के ही तो इक्वल होगा ना भैया। हाँ ठीक है, तो यही तो बोल रहे हैं फोर्थ पोस्टुलेट में। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ भैया, एकदम समझ आ गया, बढ़िया समझ आ रहा है भैया। चलो, तो हम आखिरी पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं, यूक्लिड्स के आखिरी पोस्टुलेट की तरफ, जो कि हमारा पांचवा पोस्टुलेट, और उनमें
उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन on two straight lines making the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. भैया आपने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया भैया, ये तो मुझसे ना हो पाएगा, ये तो ना हो पाई भैया, ये कैसे होगा भैया, ये कैसे करूं मैं, ये समझू कैसे भैया, समझ ही नहीं। अरे तो मैं क्यों यार समझा रहा हूँ ना, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद एक एक लाइन को एक एक वर्ड को अच्छे से समझ के इस पोस्टुलेट को समझेंगे, और इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे और एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कुछ थियरीज लगाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये हमारा 5वां पोस्टुलेट, आखिरी पोस्टुलेट होगा आज के लेक्चर का। तो इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो भैया इसका स्टेटमेंट क्या है, तो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा कलर, बढ़िया सा कलर, चल ये कलर। इसमें बोलते हैं कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स ये लाइन्स लिखा गया भैया, चलो कोई बात नहीं, इसे लाइन्स कर देते हैं। वाह बहुत अच्छा। चलो, मिक्स द इंटीरियर एंगल देखो तुम्हें नोट करते जाना है साथ में, ठीक है। ये नहीं कि घूमते घूमते आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, फिर ऐसे पढ़ाई नहीं होता, ठीक है। ऐसे कुछ तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा तुम्हारा मेमोरी, ठीक है। अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना है किसी भी टॉपिक को तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसे नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ नोट करते जाओ। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than two right angles then, देखो पहले लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, पहले इसे लिख लो। द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना बड़ा सा स्टेटमेंट, सबसे बड़ा पोस्टुलेट यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया, ये सबसे बड़ा पोस्टुलेट, 5वां पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट, लेकिन सबसे बड़ा पोस्टुलेट। भैया इतना बड़ा पोस्टुलेट है, इतना टफ है, कैसे समझेंगे इसे। अरे यार बहुत इजी है, देखो
देखो ये बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना ये चाहते हैं कि मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है, ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन और ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। चलो ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन और ये नीचे वाला हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। इसके ऊपर बढ़िया सा एरो बना लेते हैं क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। और इसके ऊपर हम बना लेते हैं एक प्यारा सा तीसरा लाइन। ठीक है, ये हमारा तीसरा लाइन अच्छे से नहीं बन रहा। मान लो ये तुम्हारा तीसरा लाइन है, ठीक है, मान लो भाई, मान लो, क्योंकि नहीं बन पा रहा है भाई, सीधा नहीं बन पा रहा है। तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग बना लो अपने कॉपी पे, ठीक है। यहाँ पर हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारे पास तीन लाइंस। अब देखो, मान लो ये पहला लाइन है तुम्हारा, इसे हम नाम देते हैं ए बी। दूसरे वाले को हम नाम देते हैं सी डी। तीसरे वाले को हम नाम देते हैं ई एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक सब समझ आ रहा है? हाँ भैया, सब समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये अपने पांचवें पोस्टुलेट में बोल कुछ ऐसे रहे हैं कि तुम्हारे पास दो लाइन है, ठीक है, बोल रहे हैं इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। ये वाला तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है जो कि फॉल कर रहा है इन दो स्ट्रेट लाइंस पे, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये भी पहला स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। मान लो ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर हम 1 बोलते हैं, इस एंगल को अगर हम 2 बोलते हैं, मिक्स the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। अब देखो, एक राइट एंगल कितने एंगल का होता है? राइट एंगल एक कितने एंगल का होता है भैया? 90 डिग्री का होता है, ये तो सबको पता है। तो दो राइट एंगल कितने एंगल के होंगे? तो भैया एक 90 का होता है, तो दो कर देंगे 90 इंटू 2, जो कि होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है भैया, ये भी समझ आ रहा है? तो ये बोल रहे हैं कि if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles। तो ये बोल रहा है कि 1 plus 2 is less than 180 डिग्री। ये जो हमारा 1 है, मान लो इसे हम, इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम Q नाम देते हैं। तो देखो, ये जो 1 एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसका नाम हमने 1 दे दिया, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका नाम हमने 2 दे दिया। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों एंगल को अगर जोड़ने पर 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है हमारे, पहले और दूसरे, ये पहले और दूसरे स्ट्रेट लाइंस है, वो कहीं ना कहीं उस साइड पे जाकर मिलेंगे जिस साइड पर इन दोनों एंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है। तो देखो, अगर हम इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें और 1 और 2 को जोड़ें, और अगर जोड़ के जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, मान लो हमारा R रिजल्ट आ रहा है, और अगर R हमारा 180 डिग्री से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लाइन है हमारे AB और CD, ये दोनों लाइन जो है हमारे, ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे जाकर?
उस साइड जाकर मिलेंगे जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है। तो देखो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम कहाँ है, तो 1 और 2 इंटीरियर एंगल यहाँ पर है, इस साइड में है, ये वाले साइड में है ना, ये वाले साइड में है। तो इस साइड में क्या होगा कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को कहीं पीछे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को पीछे जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही बोलना चाहता है हमारा पांचवा पोस्टुलेट। फिर से समझें तो हमें ये बोल रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम कलर चेंज कर लें समझने के लिए अच्छे से, अगर ये वाला हमारा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो दूसरे स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है सच डैट कि वो जो इंटीरियर एंगल बना रहा है, जिस साइड पे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, मान लो ये वाला एंगल है हमारा 1 और 2, तो जो दोनों एंगल को हम जोड़ रहे हैं इंटीरियर एंगल को, अगर उस दोनों का सम 180 डिग्री से कम है तो ये जो दोनों लाइन है तुम्हारा ए बी और सी डी, मतलब जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है तुम्हारे, ये दोनों एक दूसरे को वहां मीट करेंगे जहां पर इंटीरियर एंगल का सम, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। तो देखो इस साइड पे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, तो इसी साइड पर पीछे अगर तुम इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, ए बी को और सी डी को फर्दर एक्सटेंड करोगे, तो ये कहीं जाकर पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम अगर हम दे देते हैं एस, तो ये किसी जाकर पीछे पर्टिकुलर पॉइंट एस पर मीट करेगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा पोस्टुलेट। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, चिल करो, बढ़िया से खाओ पियो और सवाल लगाओ, ठीक है। तुम्हें जाके अभी क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है एक बार, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो है तुम्हारा उसे रीड करना है एक बार। अब जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं, बाकी बचे हुए जो थियरीज हैं, उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो। चलो टाटा बाय बाय।